Hello, good morning, friends. This is Pankaj from Management Guruji. If you find this channel adding some value to your existing knowledge, please like, subscribe, and share this channel. मित्रों, ये नया चैनल मैं लेके आया हूँ इस पर्पज से कि मैनेजमेंट के स्टूडेंट को, मैनेजमेंट से स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स और भी बिजनेस रिलेटेड जितने भी स्टडीज हैं उनके स्टूडेंट्स को जो बेसिक मैनेजमेंट टर्मिनोलॉजी होता है, वर्ड्स होते हैं, उस वर्ड्स के बारे में कुछ एडिशनल जानकारी दे पाऊँ इसलिए। तो आज की वीडियो में मेरा पहला वर्ड जो मैंने रखा है वो है यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब हिंदी में इसको उपयोगिता कहते हैं एंड इन इंग्लिश वी कैन डिफाइन इट एज रियलाइजेशन ऑफ नीड दैट ए प्रोडक्ट मीन्स गुड्स और सर्विसेज यूज टू क्रिएट इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर्स। कहने का मतलब है कि कोई भी ऐसा चीज या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज जो कंज्यूमर के ब्रेन में, कंज्यूमर के दिमाग में, कंज्यूमर के माइंड में किसी भी प्रकार का आवश्यकता को क्रिएट कर देता है, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। और उस प्रोडक्ट का जो फीचर्स है वह उसका जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को हम यूटिलिटी के रूप में जानते हैं, उपयोगिता के रूप में जानते हैं, यानी कि वो किस तरह से काम आएगा हमारे जीवन में या हमारे जीवन को किस तरह से वो सुगम बनाएगा जीने में, उस चीज़ को हम यूटिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडक्शन। Then the production word can be defined as making or manufacturing something of utility from raw material and following particular process। यानी कि हम किसी भी चीज़ को जो बनाते हैं, और बनाते किस चीज़ से हैं, रॉ मटेरियल से बनाते हैं। एक प्रोसेस हम फॉलो करते हैं और प्रोसेस फॉलो करके, रॉ मटेरियल से प्रोसेस फॉलो करके जो चीज़ हम बनाते हैं वो एक उपयोगिता में आता है, किसी न किसी यूटिलिटी में आता है, किसी न किसी तरह से वो काम में आता है। तो उस चीज़ को हम, उस प्रोडक्ट को जो बनाने का काम है, बनाने का प्रोसेस है, उसको हम प्रोडक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन का हिंदी में मतलब होता है वितरण, और इसको हम डिफाइन करेंगे एज ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑनरशिप एज वेल एज लोकेशन ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे ही किसी चीज़ का हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करके अपने पास, अपने वेयर हाउस और अपने गोडाउन में सदैव के लिए नहीं रखते हैं। कुछ दिनों के लिए हम गोडाउन में रखते हैं, लेकिन गोडाउन में रखने के बाद अल्टीमेटली हमारा मोटो होता है कि उस चीज़ को हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। तो मार्केट में जब भी हम सप्लाई करते हैं तो उसका प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग भी ट्रांसफर हो जाता है, चेंज हो जाता है, और हम किसी को बेच देते हैं वो चीज़, तो उसका ऑनरशिप भी क्या होता है, तो चेंज हो जाता है। तो इस प्रोसेस को, ऑनरशिप और लोकेशन दोनों को ट्रांसफर करने का या चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। और बिजनेस में एक्चुअली इसी के थ्रू हम प्रॉफिट क्रिएट करते हैं, प्रॉफिट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सचेंज। तो एक्सचेंज को हम अदला बदली या विनिमय कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसको डिफाइन करेंगे ऑफरिंग समथिंग बाय टेकिंग समथिंग, बाइंग एंड सेलिंग समथिंग इज एडिक्वेट एग्जांपल ऑफ एक्सचेंज। तो हम कोई चीज़ किसी को दे के कोई दूसरा चीज़ सेम वैल्यू का अगर हम लेते हैं तो उसे एक्सचेंज कहते हैं। जब हम मार्केट में कुछ खरीदते हैं या बेचते हैं, वो एक एक्सचेंज है, क्योंकि हम पैसा देते हैं, सामान लेते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि एक सामान दे के हम दूसरा सामान लेते हैं, तो एक्सचेंज है, अदला बदली है। जैसे कि आज के डेट में कोई देश अगर किसी देश से तेल लेता है और उसके बदले में गोल्ड पे करता है, वो भी एक्सचेंज है। गोल्ड दे रहा है और तेल ले रहा है। नेक्स्ट वर्ड है रिस्क। तो रिस्क कैन बी डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग समथिंग और चांसेस ऑफ नॉट मीटिंग द एक्सपेक्टेड आउटकम्स। यानी कि जो हमने अपेक्षा किया था, जो हमने आशा किया था, वैसा चीज़ अगर हमको नहीं मिल पाता है तो उसे हम रिस्क कहते हैं। जैसे कि प्रॉफिट कमाने के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पे, और वहाँ से हमको प्रॉफिट नहीं मिलता है या लॉस मिल जाता है, या जितना प्रॉफिट का हमने एक्सपेक्टेशन किया था उतना प्रॉफिट हमको नहीं आ रहा है, या हमारा अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है वो मीट नहीं हो पाता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीट नहीं हो पाता है, तो उस चीज़ को हम रिस्क के रूप में डिफाइन करेंगे। यानी कि हमने जो चाहा था वैसा नहीं हुआ, उस चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, उस संभावना को हम रिस्क के रूप में डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन का मतलब होता है उपभोक्ता संतुष्टि, और इसको अंग्रेजी में हम डिफाइन ऐसे करेंगे, इमरजेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर बाय कंज्यूमिंग गुड्स एंड सर्विसेज ही गॉट व्हाट ही हैज एक्सपेक्टेड। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा कोई सामान, मेरा कोई प्रोडक्ट, मेरा गुड्स और सर्विसेज का यूज करके, यूटिलाइजेशन करके, कंज्यूम करके अगर कस्टमर के दिमाग में संतुष्टि की फीलिंग आती है, सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है, तो उसे ही हम कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कहते हैं। बिजनेस के लिए या किसी भी बिजनेस हाउस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर उसका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं होगा उसके गुड्स एंड सर्विसेज से,
तो वो रिपीटेडली उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम नहीं करेगा, कहने का मतलब बाई नहीं करेगा। और बाई नहीं करेगा तो हमारा कस्टमर रिटेंशन जो है वो इफेक्टेड होगा, नेगेटिवली इफेक्टेड होगा। तो इसीलिए एक बिजनेस हाउस के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए उसको कस्टमर का जो एक्सपेक्टेशन है, नीड सेटिस्फाइंग एक्सपेक्टेशन है, उस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अपने गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्योंकि सेटिस्फाइड कस्टमर इज एन वैल्यूएबल एसेट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वर्ड है म्यूचुअल एडवांटेज। तो म्यूचुअल एडवांटेज को हम डिफाइन करेंगे पारस्परिक लाभ के रूप में। अगर हिंदी में हम इसे कहें तो इसे पारस्परिक लाभ कहेंगे। और एक स्थिति है, and it can be defined in English. It is as a state where all the parties are benefited, means win-win situation for all the parties. कहने का मतलब है वो ऐसा स्थिति, ऐसा सिचुएशन जिसमें दोनों पार्टी क्या है कि दोनों पार्टी जीतता है, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। कहने का मतलब दोनों पार्टी लाभान्वित हो रहा है, दोनों को लाभ मिल रहा है, एक कंट्रैक्ट, एक डील या किसी बात को लेके, तो उसको म्यूचुअल एडवांटेज कहेंगे। कहने का मतलब दो या दो पार्टी इन्वॉल्व है किसी कंट्रैक्ट में या किसी डील में, वो सारे के सारे पार्टी जो है ना उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड सिचुएशन ऑफ म्यूचुअल एडवांटेज, राइट। नेक्स्ट वर्ड इज इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट को इंग्लिश में इन्वेस्टमेंट कहते हैं, हिंदी में इसको निवेश कहते हैं। और निवेश इट कैन बी डिफाइंड इन इंग्लिश, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड और वैल्यू इज by sacrificing present wants in expectation of attaining something better in future। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि आज की डेट में मैं कोई सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, किसी चीज़ को छोड़ रहा हूँ, इस आशा में कि भविष्य में मुझे कुछ बेहतर मिल पाएगा और मिलेगा। तो मैं आज का जो लस्ट है, आज का जो खुशी है, या आज का जो मेरा कंज्यूमशन प्रोपेंसिटी है, उस प्रोपेंसिटी को मैं दबा के बैठता हूँ इस आशा में कि कल को मुझे कुछ अच्छा मिल जाएगा और इससे बेटर स्थिति मेरा हो जाएगा। तो उस इन्वेस्टमेंट को, वो जो हम फंड या कोई वैल्यू डिप्लॉय करते हैं आज की डेट में किसी बिजनेस में, किसी बैंक में, हम एज ए इन्वेस्टर हम किसी को लोन दे रहे हैं, तो इस चीज़ को हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कहने का मतलब आज जो वैल्यू, आज जो फंड मैं कहीं पे लगा दे रहा हूँ इस आशा में कि 1 करोड़ का फंड अगर मैं लगा रहा हूँ तो मुझे 5 साल के बाद जो है ना ये 2 करोड़ होकर मिलेगा, या 1 करोड़ एडिशनल प्रॉफिट होगा मुझे, इस आशा में जो मैं कुछ कोई फंड डिप्लॉय करता हूँ आज की डेट में किसी भी चीज़ में, उसको इन्वेस्टमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैपिटल। Capital is fund or value invested by owners to establish and run daily operating activities. It is the lifeblood of business. Fund or value invested by owners to establish and run daily operating activities. It is lifeblood of business. तो कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में कोई फंड और वैल्यू जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ किसी बिजनेस को स्थापित करने में, खोलने में, उसको शुरू करने में, और फंड चाहिए होता है उस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उसका डेली एक्टिविटीज, डेली नीड जो है उसको मीट करने के लिए भी एक फंड की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये दोनों प्रकार का जो फंड है उसके सम्मिलित रूप को हम कैपिटल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज दैट इज ह्यूमन एंड फिजिकल सिस्टमेटिकली सो एज टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स। अगर किसी भी संगठन में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रक्रिया होता है कि हम सारी सारी की सारी चीज़ें, वेदर इट इज फिजिकल रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स, सभी को हम इकट्ठा करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अटेंड करने के लिए, जो ऑलरेडी हमने प्लानिंग फंक्शन में ऑलरेडी प्री डिटरमाइन कर चुका है हमने। उस गोल को अटेंड करने के लिए, उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो हम एक काम करते हैं कि हमें जितना भी चीज़ें चाहिए होती है ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटीज़ रन करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, वो सारी की सारी चीज़ें एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे जो हम लाते हैं उसी को हम ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ह्यूमन रिसोर्स। They can be defined as all the manpower working in the organization. As a function, it refers to acquisition, development, utilization, and retention of employees. नॉर्मली ह्यूमन रिसोर्स का मतलब होता है कि एक कंपनी में ऑफिस बॉय से लेके जीएम तक, मैनेजिंग डायरेक्टर तक, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उन सभी मैन पावर्स को हम ह्यूमन रिसोर्स के रूप में लेते हैं। और अगर हम एज ए फंक्शन, एज ए काम के रूप में हम मानव संसाधन को या ह्यूमन रिसोर्स को देखेंगे तो इसका 4 फंक्शन होता है। पहला है एक्विजिशन, यानी कि मैन पावर को अंदर लाना, एक्वायर करना। दूसरा है डेवलपमेंट, यानी कि मैन पावर को डेवलप करना कि वो काम करने के लायक
बन पाए, इस ऑर्गेनाइजेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम उनको उसको एक्वायर करके लाए हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करने के काबिल बन पाए, उसके लिए हम उसको ट्रेनिंग देते हैं, टीचिंग देते हैं, कोचिंग देते हैं, वो सब काम जो देते हैं उसको डेवलपमेंट कहते हैं। और हमने उसको टीचिंग, कोचिंग, ट्रेनिंग सारा चीज़ दे दिया, तो थर्ड चीज़ कहते हैं, थर्ड फंक्शन जो है वो है यूटिलाइजेशन। अब हम उसका उपयोग करेंगे, यानी कि उससे हम काम कराएंगे। 2 साल, 4 साल, 5 साल काम करने के बाद कोई भी एम्प्लॉय काम से उब चुका होता है, या कंपनी से उसको कुछ कुछ फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, तो इस चक्कर में वो कंपनी को छोड़ के भागना चाहता है। लेकिन अब कंपनी छोड़ के भागेगा, कंपनी छोड़ के जाएगा, तो कंपनी के लिए वो नुकसानदेह हो जाएगा, क्योंकि फिर एक नया एम्प्लॉय को लाना पड़ेगा, उस नए एम्प्लॉय को फिर से हमने क्या कहते हैं ट्रेनिंग देना पड़ेगा, डेवलप कराना पड़ेगा, उसके बाद यूटिलाइज करेंगे। तो ये थोड़ा कॉस्टली प्रोसेस हो जाता है। तो इसीलिए हर कंपनी की चाहत होती है कि जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए, तो उसको रिटेंशन कहते हैं, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये फंक्शन के रूप में अगर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को देखें या ह्यूमन रिसोर्स को देखें, तो ये इसका 4 फंक्शन है: एक्विजिशन, डेवलपमेंट, यूटिलाइजेशन एंड रिटेंशन ऑफ एम्प्लॉयज। और नॉर्मली ह्यूमन रिसोर्स कहने का मतलब हम ये समझते हैं कि जितने भी लोग, जितने भी आदमी, जितने भी पर्सन एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे को कंबाइंड रूप में, एकीकृत रूप में हम उनको ह्यूमन रिसोर्स कहते हैं, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है फिजिकल रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, पीपल काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वो सारे ह्यूमन रिसोर्स होते हैं। तो पीपल के अलावा जितने भी चीज़ें हमें एज ए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होता है, वो सारे के सारे फैक्टर्स जो है वो फिजिकल रिसोर्सेज के रूप में आता है। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? द रिसोर्स कैन बी डिफाइंड एज सोर्स दैट कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन एंड अगेन। यानी कि सोर्स का मतलब, रिसोर्स का मतलब ये है कि वो सारा सोर्स जिस सोर्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं, बार बार यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि रिसर्च का मतलब होता है सर्च अगेन एंड अगेन, यानी कि किसी चीज को बार बार खोजना रिसर्च है। सिमिलरली रिसोर्स का मतलब होता है ऐसा सोर्स जिसको हम बार बार यूटिलाइज कर सकें। ठीक है। लेकिन अब फिजिकल रिसोर्स स्टैंड्स फॉर ऑल द रिसोर्सेज बीइंग यूटिलाइज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि ह्यूमन रिसोर्स के अलावा जितने भी सारे रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में यूटिलाइज हो रहे होते हैं, या हम एक ऑर्गेनाइजेशन में अपने सारे का सारा फंक्शन, एक्टिविटीज़ को ऑपरेट करने के लिए, एक्टिविटीज़ को रेगुलराइज करने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा जो रिसोर्सेज है उसको हम फिजिकल रिसोर्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल के रूप में मटेरियल ले सकते हैं, मशीन ले सकते हैं, कैपिटल ले सकते हैं। ये सब क्या है कि फिजिकल रिसोर्स का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्टीजमेंट। The advertisement can be defined as mass presentation of goods and services for promotion and publicity of its consumers, publicity to its consumers। तो किसी भी गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट को अगर हम प्रोडक्शन करके अपने गोडाउन में रख देते हैं और उसके बाद हम किसी को खबर ही नहीं देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट मैंने प्रोड्यूस किया है, मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ है, तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं है। वो सामान बिकेगा ही नहीं, मार्केट में जाएगा ही नहीं, और मार्केट में जाएगा नहीं तो फिर हम वहाँ से प्रॉफिट काट ही नहीं पाएंगे। तो हम जितना सामान बनाते हैं वो सारा का सामान मार्केट में जाए, कंज्यूमर के पास पहुँचे, इसके लिए ज़रूरी है कि कंज्यूमर उस चीज़ को खरीदे। और कंज्यूमर खरीदे इसके लिए ज़रूरी ये है कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में कंज्यूमर को पता हो। तो कंज्यूमर को उस चीज़ का, अपने गुड्स और सर्विसेज के बारे में जानकारी दिलाने का जो प्रोसेस है, जो हम प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं किसी मीडिया के द्वारा, कंज्यूमर के सामने परोसते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसको बताते हैं, उसकी यूटिलिटी के बारे में हम उसको बताते हैं। ये मास मीडिया से करते हैं, या प्रिंट मीडिया से करते हैं, या किसी न किसी मीडिया से करते हैं, या अपने सेल्समैन को भेज के करते हैं। तीन सारी चीज़ों को हम एडवर्टाइजमेंट कहते हैं या प्रमोशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एंसिलरी और एक्सिलरीज। इसको हिंदी में अनुषंगी कहते हैं। यानी अनुषंगी का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा हो, कोई बड़ा चीज़ है उसको सपोर्ट करने वाला कोई छोटा चीज़ है, स्मॉल चीज़ है, उसको हम अनुषंगी या एक्सिलरी कहते हैं। जैसे कि अंग्रेजी पढ़ते टाइम भी हम लोग पढ़ते हैं, एक वर्ब कहते हैं एक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। तो एक्चुअली वो वर्ब होता नहीं है, वो करता क्या है कि वर्ब को सपोर्ट करता है, या सहायक वर्ब है वो, वर्ब को सहायता करने के लिए हम भाषा में उसका प्रयोग करते हैं। सिमिलरली ये एंसिलरी और एक्सिलरी जो है, जितने भी बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, उसको सपोर्ट करने के लिए जो जो चीज एग्जिस्टेंस में होता है उसे हम एंसिलरी और एक्सिलरी कहते हैं। जैसे कि बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, तो ये क्या है, एंसिलरी बिजनेस है और एक्सिलरी बिजनेस। तो ठीक है मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर अपेक्षा करिए कि दूसरा वीडियो मैं जल्दी रखूंगा, ऐसे ही शब्दों के साथ और शब्दों के व्याख्या के साथ। तो ये शब्दों का व्याख्या मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया है, कि जो लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं वो भी शब्द को जान सकें अच्छी तरह, और जो इंग्लिश जानते हैं वो तो जान ही लेंगे। तो ओके, गुड बाय एंड सी यू अगेन।